आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्टर अधिनियम 1833 के विषय में। इतिहास के पन्नों से जो चीज़ें हैं, जो भारतीय संविधान के प्रस्फुटन से पहले की चीज़ें हैं, जिसने हमारे चिंतन प्रणाली को बहुत हद तक प्रभावित किया है, तो उसको वन बाय वन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 के विषय में बात करने जा रहे हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, उसकी पृष्ठभूमि में आया। औद्योगिक क्षेत्र में सरकार जो है वह लेसेस फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एडम स्मिथ का जो कंसेप्शन है लेसेस फेयर का इकोनॉमिक्स में, वह यहाँ पे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर उदारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1832 का सुधार अधिनियम आया। उदारवाद और सुधारों के इस माहौल में वर्ष 1833 में चार्टर एक्ट को नवीनीकृत करने के लिए संसद को बुलाया गया था। तो यह इसकी एक पृष्ठभूमि हुई। इसे सेंट हेलेना अधिनियम या 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियम 1813 को नवीनीकृत करने हेतु पारित किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसको भी कंफर्म किया गया था 20 वर्षों के बाद 1833 के अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम ने 20 वर्षों के लिए ईआईसी के चार्टर का नवीनीकरण किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। अर्थात जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो कमर्शियल सुप्रीमेसी थी, कहीं ना कहीं उसको खारिज किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का अधिकार लेसेस फेयर एवं नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय प्रणाली के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गए थे। थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी करेंगे। औद्योगिक क्रांति के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। यह 1760 से 1820 और 1840 के मध्य की अवधि में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विनिर्माण प्रक्रियाओं का काल था और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार, अर्थशास्त्र और समाज में परिवर्तन के साथ साथ पूरी दुनिया में कई तरीके के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों का दुनिया पर प्रभाव पड़ा और आज भी यह कहीं ना कहीं उसे सेप दे भी रहा है। औद्योगिकरण से पहले अधिकांश यूरोपीय देश जो हैं वो कृषि तथा कपड़े बनाने जैसे कार्यों में शारीरिक श्रम का इस्तेमाल करते थे, जिसे औद्योगिक क्रांति ने बहुत हद तक बदल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय प्रणाली थी, वह उसकी रणनीति थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के जो कब्जे वाले संबद्ध राज्य हैं उनके बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया जाए, जो काफ़ी हद तक अप्रभावित साबित हुई और अंततः ये एक बहुत बड़ा रीजन हुआ जो बाद में नेपोलियन का डिक्लाइन हुआ। लेसेस फेयर, यह जो कंसेप्ट है, यह मुक्त बाजार या पूंजीवाद का एक आर्थिक दर्शन है जो उद्योग या बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित किया गया और यह मान्यता थी कि आर्थिक सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती है जितनी व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। अर्थात स्टेट का रोल अगर हम मिनिमाइज कर दें इकोनॉमिक स्फीयर में, तो उसको लेसेस फेयर के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही। अब 1833 का जो अधिनियम है उसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल का कार्यालय है उसके बारे में बात करें कि बंगाल का गवर्नर जनरल अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का भी गवर्नर जनरल बन गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपनी विधायी शक्तियों से वंचित हो गई। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां दोनों ही प्रदान कर दी गईं। पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए भारत सरकार बनाई गई। भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल काउंसिल की बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा घटा दी गई थी, फिर से उसे 4 कर दिया गया।
लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 4 से 3 किया गया था ताकि आसानी से बहुमत प्राप्त किया जा सके 2 और 1 के माध्यम से। तो उस व्यवस्था को फिर से पलट दिया गया और फिर से 3 से उसे 4 कर दिया गया। चौथे सदस्य के पास बहुत सीमित शक्तियाँ थीं। वह विधायी उद्देश्यों को छोड़कर परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं था। गवर्नर जनरल काउंसिल के पास किसी भी ब्रिटिश, विदेशी या भारतीय के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था। प्रशासनिक निकाय। एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां समाप्त हो गई। कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को महामहिम उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाना था। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिताओं का प्रयास किया गया। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया है कि भारतीयों को कंपनी में किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, किंतु निदेशक मंडल के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया। भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा को लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1854 में पेश किया गया था। लीगल ब्रिटिश कॉलोनी। इस एक्ट ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दी। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को प्रभावी रूप से वैध किया। कहीं ना कहीं जो एक वैलिडिटी और लीगलिटी की बात थी, तो उसने कॉलोनी को कहीं ना कहीं एक तरीके से लीगल बनाने की कोशिश की गई। दास प्रथा की समाप्ति। इस अधिनियम में भारत में दास प्रथा मौजूद थी और इस अधिनियम में भारत में दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान किया गया। इससे पहले जो चीज़ें थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। 1833 में ब्रिटेन और उसके द्वारा अधिकृत सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश संसद द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। तो यह इस लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसने जो मॉडर्न स्लेवरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको नकार दिया। विधि आयोग। भारतीय विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1833 में हुई थी। लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में सभी प्रकार के कानूनों को संहिताबद्ध करना था। अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारत में बने कानूनों को ब्रिटिश संसद में बनाए रखा जाए। अब अधिनियम के महत्व की बात कर लें तो यह अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने बहुत सारे चीज़ों को परिवर्तित किया, बहुत सारी चीज़ों को इसने शामिल किया गया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में पदोन्नत किया और भारत के प्रशासन को समेकित और केंद्रीकृत किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बना दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अवधारणा के तहत इसको लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया। तो जो एक सेपरेशन दिखाई देता है लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस में, उसकी नींव भी 1833 के अधिनियम से पड़ी। लॉर्ड मैकाले के अधीन विधि आयोग ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ कानून थे उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें भी यह अधिनियम बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। इसके अलावा आज डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल है पॉलिटिक्स पर चर्चा, उसको भी डाला जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो के जो भी कंटेंट हैं उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर